हेलो नमस्कार जय हिंद बच्चा लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। कल के लास्ट वीडियो में जैसा कि थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, जहाँ पे हमने एक क्वेश्चन छोड़ रखा था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द डाइपोल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम एंगल थीटा। अगर एक डाइपोल किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशन में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल थीटा से अगर रिलीज कर दिया जाए तो होगा क्या, ज़रा देखो। मैं सॉल्यूशन डाल के लिख रहा हूँ, बट पहले कंडीशन समझ लो आप, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक आपके पास है डाइपोल, ठीक है। एक डाइपोल है, उस डाइपोल को हम क्या काम करेंगे, ऐसे। तो मैं कई लाइंस बना के नहीं दिखा रहा, कई लाइंस बना के दिखाऊंगा। क्या बार बार मैग्नेटिक फील्ड को बार बार ढेर सारे लाइन बना के दिखाना जरूरी थोड़ी है, ठीक है। तो मैं इन सबको ऐसे मिटा ही देता हूँ एक बार के लिए, अभी ऊपर वाले को और नीचे वाले को। आप ये समझ जाइए कि जो ब्लैक वाली लाइन है, ये आपको क्या दिखा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है। ये आपको दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थोड़ा फास्ट लिखते हैं, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है। थीटा एंगल बनाते हुए हमारे पास एक डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इधर है। बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो रिलीज करने पे करेगा क्या, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। सो डेफिनेटली अगर डाइपोल मोमेंट उधर है, मतलब इस जगह पे कौन सा पार्टिकल होगा, इस जगह पे अपना पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, यानी इधर खींचने का कोशिश, और इधर मतलब ये वापस आना चाहेगा, और वापस आना चाहेगा उसी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम गेन करेगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में करेगा एसएचएम। तो वो पूछ रहा है कि जिस दौरान ये वाला पार्टिकल ऐसे 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 एसएचएम करेगा, उसमें इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और कहाँ पे होगी, दोनों चीजें पूछ रहा है। वैसे ये तो पूछ रहा है कि कितनी होगी, बट मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे होगी। क्योंकि यहाँ से रिलीज कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ से रिलीज कर रहा है तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड तो थीटा ही होगा, क्योंकि थीटा इज द मैक्सिमम एंगल जहाँ से उसको रिलीज किया जा रहा है। हमको पता है कि जब एसएचएम कराते हैं तो जिस भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट से हम रिलीज करते हैं वही तो एम्पलीट्यूड हो जाता है। यहाँ छोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा ऊपर थोड़ी ना चला जाएगा। इसका मतलब जहाँ भी एंगल पे है, अगर ये नीचे आएगा तो थीटा तक ही आ सकता है, और वापस से ऊपर जाएगा तो थीटा ही आएगा, या थीटा से कम ही आएगा, थीटा से ज़्यादा थोड़ी ना जाएगा। क्योंकि थीटा से ज़्यादा आने के लिए उसको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो हमने प्रोवाइड किया नहीं, हमने तो बस इसको रिलीज किया है। तो सिंपल है, क्वेश्चन आप आराम से समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है कि अगर इस डाइपोल को मैं यहाँ से रिलीज करूँ तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, और मैं पूछता हूँ आपसे कि वो स्पीड कहाँ पे अटेंड करेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो इधर की तरफ आना शुरू करेगा, तो इस समय क्या हो रहा होगा, उसका वेलोसिटी यानी कि स्पीड उसका बढ़ रहा होगा। यहाँ तक तो बढ़ेगा क्योंकि ये आ रहा है इक्विलिब्रियम की तरफ, और जैसे ही इक्विलिब्रियम में आएगा मुझे लगता है कि उसी टाइम इसकी स्पीड जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इससे जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, अब ये इसकी तरफ आ गया तो अगेन फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इसको वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाना चाह रहा है। मतलब जा तो रहा है नीचे की तरफ, बट इक्विलिब्रियम है ऊपर की तरफ। मतलब नेट फोर्स जो है इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, चल जाओ, अरे यार ये क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि ये यहाँ पे पहुँच चुका है किसी टाइम पे, अगर किसी टाइम पे ये यहाँ पे पहुँच चुका है, तो आप देखिए जब वो नीचे जा रहा था उसके ऊपर फोर्स तो आगे की तरफ लग रहा था, मतलब वो उसको ऊपर लेके जाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इसके इस वाले पॉइंट पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, और ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा था। ये दोनों चाहते थे कि ऊपर जाए, लेकिन जब हमने रिलीज किया तो उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो बीच से भी आगे निकल रहा है। मतलब शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ तो जब भी वो यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पहुँचेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे इक्विलिब्रियम पे पहुँचेगा वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा स्पीड घटती जाएगी, फिर रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर वापस आना शुरू होगा, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ से घटनी शुरू होगी, जीरो, फिर बढ़ेगी घटेगी। मतलब वी मैक्स कहाँ पे आएगा, आपका स्पीड जो मैक्सिमम आएगा वो कहाँ पे आएगा, हमारे हिसाब से स्पीड मैक्सिमम आएगा उसके इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे ही आएगा वी मैक्स। अब इसको निकालना है कि वी मैक्स होगा कितना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आपको वी मैक्स निकालना हो, आप बड़े आराम से लगा दीजिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, TMEC लगा दीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा दीजिए। किस किस पॉइंट के बीच, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच लगा दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, इनिशियल या फाइनल, इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो जो टोटल एनर्जी होगी पहले और टोटल एनर्जी के बाद में, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी। इनिशियली जितना पोटेंशियल काइनेटिक था उसमें से क्या होगा, पोटेंशियल घटता जाएगा, काइनेटिक बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल घटता जाएगा, काइनेटिक बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब था तो क्या होगा, अगेन जो भी चेंजेस आएंगे फाइनली अपन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। और यहाँ से तो हमने रिलीज किया, अगर यहाँ से रिलीज किया तो स्पीड तो जीरो है, अगर स्पीड जीरो है तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, जीरो। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस नहीं माइनस क्या, एम बी कॉस का थीटा, यहाँ पे आ गया, मस्ट बी इक्वल टू पीई। यहाँ पे आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी होगा, बिल्कुल होगा, कितना होगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, थीटा से घुमा के कहाँ पहुंच गया, जीरो। तो मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस, पहले थीटा था और घूमते 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 जब यहाँ आ गया तो दोनों के बीच में एंगल कितना रह गया, एम और बी के बीच में 0 डिग्री, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी घटते 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आते आते उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम हो रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं दैट इज आई ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्पीड है दैट इज एंगुलर स्पीड है, ठीक है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, बहुत आसान है। अब इसके आगे तो सॉल्व करना आपको आराम से आता होगा, माइनस एम बी का कॉस थीटा, माइनस एम बी इधर आके हो जाएगा प्लस एम बी कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो माइनस और माइनस मिला के प्लस एम बी आ गया, मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा का स्क्वायर, आई ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आप आराम से निकाल लीजिए, एम बी को कॉमन कर लीजिए, मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ओमेगा है यही तो मैक्स ओमेगा है और यही तुमको निकालना है, यहाँ पे वी मैक्स नहीं निकालना था, सॉरी, यहाँ पे ओमेगा मैक्स क्योंकि रोटेशनल वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आई ओमेगा मैक्स का स्क्वायर लिख दिया, ये वाला, इधर क्या बनेगा, एम बी और एम बी कॉमन कर लिया तो बनेगा अपने पास एम बी कॉमन में, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस 1 और यहाँ पे बच गया माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, बड़ा आसान है। हमको चाहिए ओमेगा, तो 2 को उधर भेज दो और आई को नीचे भेज दो, तो ओमेगा मैक्स का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो ट्वाइस ऑफ एम बी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन आई आ गया। और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ ओमेगा मैक्स की तो बहुत ही आसानी से आ गया रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एम बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आई। अब ये आई अगेन क्या है बताओ, आई अगेन कहाँ से लिखोगे आप, मैंने कल भी बताया था, अगर ये हिंज है तो अबाउट हिंज लिखो, अगर हिंज नहीं है तो अबाउट सेंटर ऑफ मास लिख लीजिए आप इसको। इस तरीके से आपके पास मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू कहाँ पे गेन कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, या फिर यूँ कह लो मीन पोजीशन पे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि किस जगह पे या किस एंगल पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, किस एंगल पे वेलोसिटी मिनिमम होगी, किस पे मैक्सिमम होगी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, बस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका काम सेकंडों में हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए पॉज करके। इसके बाद अपन अगला पढ़ते हैं, इस वाले चैप्टर का जो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल लास्ट लेक्चर आज का है। इसके बाद हम इन सारे कॉन्सेप्ट पे अगले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ढूंढ के जेई मेंस के भी क्वेश्चन, ढूंढ के अपन नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ जेई मेंस और नीट में जो आने के चांसेस है प्रोबेबल है वैसे क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में करेंगे। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस, कि चार्ज मूव करने से कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म ही पढ़ रहे हैं ना, कि बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट कैसे होता है। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद हम करेंगे मूविंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं कि हमने पढ़ लिया है कि भाई पॉइंट चार्ज की वजह से, जब भी मैं चार्ज बोलूँ तो आप समझ लेना कि मैग्नेटिक मोनोपोल की बात हो रही है। तो पॉइंट मैग्नेटिक मोनोपोल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को एनालिसिस करना सीख लिया, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल रख के देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल रख के देख लिया, बट अभी तक हमने डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मोनोपोल पे कितना लग रहा है वो चेक नहीं किया है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अपने को क्या बोलते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन आ जाते हैं, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक
फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब बार बार मैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक लिखूंगा नहीं, आप समझ जाना कि किसकी बात हो रही है, डाइपोल, है ना। इतने समझदार तो आप हैं यार, आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे कि वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे पहला कंडीशन ले लेते हैं, एक डाइपोल अगर मैंने लिया तो पहला कंडीशन क्या ले लेंगे, अगर मैंने एक डाइपोल ले लिया ऐसे, अब डाइपोल में साउथ इधर लिया, नॉर्थ इधर लिया, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये हो रखा, ठीक है, इसका एक्सिस कुछ ऐसा हो रखा, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। अब जो पॉइंट हम चूज करेंगे, हर एक अलग अलग पॉइंट पे, पॉइंट का जो पर्टिकुलर पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अलग अलग आएगी, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा था, ऐसा ही तो था। तो देखो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड का कुछ अलग दिखा रहा है, जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका फील्ड कुछ अलग बनती चली जाएगी। तो अब कहीं रखोगे तो कहीं अलग डायरेक्शन में फील्ड आएगी, कहीं रखिएगा कहीं अलग डायरेक्शन में आएगी। तो इसके लिए अपन तीन तरीके से निकालते हैं, जैसे हमने निकाला था किसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाला था, सेम टू सेम यहाँ पे भी हम तीन कंडीशंस में पढ़ लेंगे, और उन तीनों कंडीशन से पढ़ते ही किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, आप बड़े ही चुटकियों में लगाना सीख जाएंगे। मैं पहले क्या काम करता हूँ कि ये एक लाइन खींचता हूँ जो कि इसके एक्सिस के थ्रू जा रही है, एक लाइन खींचता हूँ जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, और एक लाइन खींचता हूँ जो किसी भी रैंडम पोजीशन पे। तो ये तीन कंडीशन में हमको पढ़ना है। मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 बता देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 बता देता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। तो ये जो कंडीशन होगा, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए, ये 1 और इसको भी मैं 1 ही बोल रहा हूँ, चाहे ऊपर रखिए चाहे नीचे रखिए, इसको 2 बोल रहा हूँ, चाहे इधर रखिए चाहे इधर रखिए 3 बोल रहा हूँ। मतलब ये किस डायरेक्शन में किस जगह पर रखा हुआ है इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं एक ही तरफ लेके चल रहा हूँ, इन तीनों को मैं ऐसे भी फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ। तो ये वाली जो पोजीशन होगी एक्सिस के अलोंग, इसको बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा नंबर 2 जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट क्यों बोलते हैं भैया पॉइंट, क्योंकि इक्वल भागों में डिवाइड कर देता है। तो इक्वी से इक्वल, टोरियल मतलब बांटने वाला, बराबर बराबर बांटने वाला पॉइंट, ये हो गया इक्विटोरियल। और ये ना तो ये एक्सिस पे है, ना तो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ना तो बराबर बांट रहा है, ये बिल्कुल रैंडम है। तो इसको हम बोल देंगे एक रैंडम सा पॉइंट, रैंडम पॉइंट या जनरल पॉइंट, कोई भी जनरल पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट। ये तीन कंडीशन में अपने को बार मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है। बार मैग्नेट कैसे, एक मिनट थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट, ये जो बार मैग्नेट है ये इन तीन पोजीशंस में कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे और फॉर्मूले जनरेट करेंगे। चलिए फटाफट जनरेट करते हैं। सबसे पहला एक्सियल पॉइंट पे, कि अगर बार मैग्नेट के मैग्नेटिक एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा डाइपोल, उसके लिए देखते हैं। एक्सियल पॉइंट पे जैसा हमने देखा था किसमें भैया, जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, सेम टू सेम वैसा ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल में भी। लेट अस कंसीडर कि एक मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे हैं आपके पास, ठीक है। इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो लेंथ है दैट इज L, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये साउथ, ये वाला पोर्शन जो है ये है नॉर्थ, करेक्ट है। हमने इधर साउथ रख दिया, इधर नॉर्थ। क्यों ऐसा करते हैं, ज्यादातर केस में अपन माइनस वाला जो रहता है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, जो प्लस वाला था उसको राइट साइड, ताकि नंबर लाइन से अलाइन करें और उनको याद करने में कोई टेंशन ना जाए और कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे साउथ रखा इधर, नॉर्थ रखा इधर, तो मैं बोल सकता हूँ कि निगेटिव ये पॉजिटिव, तो अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से इधर की तरफ होगा। और इसी डाइपोल एक्सिस पे, इसी मैग्नेटिक एक्सिस पे हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लिया, कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने कंसिडर कर लिया। लेट्स से वो पॉइंट क्या है, क्यू है। अब देखो जरा, ये रहा आपके डाइपोल का सेंटर, और इस क्यू वाले पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर, जैसा हमने पहले कर रखा है। एक बार मैं आपको बताऊंगा, आपको चुटकियों में फट से पुराना वाला याद आ जाएगा। यहाँ से हमने ये ले लिया। अब दूसरी चीज क्या रहेगी, अगर ये पूरा एल है तो हाफ पोर्शन कितना होगा भैया, L/2, और इधर का जो हाफ बचेगा वो कितना होगा, वो भी L/2 होगा। सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। अब शुरू करते हैं, जरा देखो एक एक पोल की वजह से देखते हैं। इस पॉइंट Q पे, इस पॉइंट Q पे अगर हम देखें कोई टेस्ट चार्ज रख के, क्या देखना है भैया हमको, कोई टेस्ट चार्ज रख के हमको देखना है, या कोई टेस्ट चार्ज ना भी रखें तो देखो, चूंकि डाइपोल है तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ M और M ही होगा, सेम टू सेम। तो
पहली बात देखें कि अगर इस वाले एक्सिस की, इस वाले पोल की वजह से देखें इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो बताओ किधर लगेगा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है बाहर की तरफ, आती है नहीं आती मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, B1। क्या लिख दूंगा भैया, B1 लिख दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कितनी आती है किसी मैग्नेटिक मोनोपोल की वजह से, आप बड़े आराम से बोल सकते हैं सर मुझे तो पता है मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना, μ0/4 जिसको कि हम K भी बोल सकते हैं, और m/r का स्क्वायर, यही बोलना m/r का स्क्वायर। लेकिन 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 ये जो r होता था, ये r क्या होता था, मोनोपोल से उस पॉइंट की दूरी, जबकि यहां पे r हमने क्या ले लिया है, इस पूरे डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की दूरी। तो इसका मतलब अपने को r को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस r है उसमें से ये वाला छोटा वाला डिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, तो r में से l/2 को घटा दो, तो यहाँ पे मैं r ना लिख के क्या लिखूंगा, r माइनस l/2 का स्क्वायर। पहला नंबर। अगर मैं इस वाले पोल की वजह से इस पॉइंट पे देखना चाहूं फील्ड, तो ये माइनस है तो ये अपनी तरफ आएगा, तो इसका मतलब इसके वजह से जो आएगा ये B2, वो कितना होगा जरा बताओ, मैं थोड़ा सा तिरछा लिखता हूं इसको, B2 की वैल्यू सर अगेन वही μ0/4 तो होगा ही होगा, μ0/4 MB होगा ही होगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या, नीचे में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है भैया, यहां तक तो r और एक्स्ट्रा और लग रहा है l/2, दैट मीन्स r प्लस l/2 का स्क्वायर। बस यही है, देख लो। अब रह क्या गया, बताओ किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जिसका डिस्टेंस कम है उसकी वजह से, या जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसकी वजह से। डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि n का डिस्टेंस इससे कम है तो इसके द्वारा बनाया गया फील्ड जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, s का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसके द्वारा बनाया फील्ड जो है वो कम स्ट्रांग होगा। इसका मतलब B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 इज ग्रेटर देन B2, तो नेट फील्ड किधर होगा, B1 की तरफ होगा, तो मैं B नेट लिख सकता हूं, नेट कितनी फील्ड जनरेट हुई है, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, क्योंकि B1 बड़ा है B2 छोटा है, तो B1 में से B2 घट जाएगा और बच जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। ला देते जरा फाइनल आंसर, देखते हैं B नेट कितना आ रहा है। B1 कितना है भैया, μ0/4, बहुत बढ़िया। आगे क्या, m/r माइनस l/2 का होल स्क्वायर माइनस μ0/4, अगेन क्या है, m/r प्लस l/2 का होल स्क्वायर। जो जो कॉमन है फटाफट कॉमन करिए, μ0/4 कॉमन रख रहा, m और m कॉमन हो गया तो m कॉमन कर लिया, बचा क्या, इधर बच गया 1/r माइनस l/2 का होल स्क्वायर माइनस उधर क्या बच गया 1/r प्लस l/2 का होल स्क्वायर। क्या किया जाए भाई, इसके आगे बताओ जरा क्या किया जाए, दोनों का स्क्वायर करिए, ये करिए वो करिए, 50 चीज करिए, ठीक है ना। दोनों का स्क्वायर करके दोनों का मल्टीप्लाई करके अपने को लिखना पड़ेगा, कर देते हैं एक बार फटाफट, वो भी करके लिख सकते हैं। अदरवाइज अपने को क्या कर सकते हैं, आर यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, आर को कॉमन कर लो। दोनों तरीके से मैं करके दिखाता हूँ, पहले ये वाला तरीका करके देख लो जो हमारा जनरल बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है, उसके हिसाब से करते हैं। तो मैं कहाँ मिटाऊँ, चलो इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको ना, यहाँ पे बोर्ड बिल्कुल दिख रहा है। तो पहले एक स्टेप तो यहीं पे लिख देते हैं, μ0/4 m ब्रैकेट में, इसको इधर लेके जाएंगे तो r प्लस l/2 का होल स्क्वायर में क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस l²/4 प्लस 2 इंटू r इंटू l/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया सिर्फ r इंटू l, करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस r का स्क्वायर माइनस के प्लस के जगह पे फिर माइनस l/4 का स्क्वायर, सॉरी l²/4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना r इंटू l, करेक्ट है। इस तरीके से ऊपर में आ गया और नीचे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा बता भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l/4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। नीचे क्या होगा, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो आप, r माइनस l/2 का स्क्वायर इंटू r प्लस l/2 का स्क्वायर, ऐसे था। इस स्क्वायर को मैं 2 बार ब्रेक करता हूं, r माइनस l/2 और इसका एक ले लेता हूं r प्लस l/2, अगेन 2 था स्क्वायर था तो एक और r माइनस l/2 और r प्लस l/2 ऐसे लूंगा। तो देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर डालो भैया, स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका बना, अगेन इसका भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और उसका डोल का
होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं फटाफट। एक करने में थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन सभी को करने में टाइम इतना जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, मैंने लिख दिया। अब जरा देखते हैं क्या क्या ये आर स्क्वायर L/4 कट गया, हमारे पास ऊपर आ गया ट्वाइस ऑफ RL और नीचे क्या आ गया R² माइनस L²/4 का पावर 2। तो हमारे पास आ गया है बी नेट कितना आ गया भैया, देखो बी नेट आया है μ0/4 बढ़िया, m तो था ही, 2RL भी आ गया, 2RL भी आ गया। तो हम क्या काम करते हैं, 2ml इंटू आर ऊपर लिख देते हैं, और नीचे में क्या रह गया, नीचे में रह गया है R² माइनस L²/4 का पावर 2। ये एक फॉर्मूला आपके पास बन के आ गया है। आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस ml की जगह पे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अपन अगला काम क्या कर सकते हैं कि अगर ये एक शॉर्ट डाइपोल है, इफ इट इज अ शॉर्ट डाइपोल, अगर ये एक शॉर्ट डाइपोल है, उस केस में जो L की लेंथ होगी डाइपोल की, वो बहुत छोटी होगी, R की लेंथ तो बहुत बड़ी होगी, तो L विल बी वेरी 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 लेस देन R। उस केस में L को हम कर सकते हैं इग्नोर। अगर L को इग्नोर किया तो बचा क्या, R की पावर 4। तो यहाँ पे उस केस में अपने पास B आ जाएगा μ0/4 ट्वाइस ऑफ ml को मैंने बना दिया है मिला के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू R अपॉन R की पावर 4, R से R कट गया, फाइनल हमारे पास आंसर आ गया μ0/4, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 को आगे लिखा देता हूँ, m/r का क्यूब, ये आपको याद रखना है। ट्वाइस ऑफ μ0/4 m/r³, ये आपका होता है एक्सियल पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे एक्सिस भी लिख सकता हूँ। बी एक्सिस पे आपके पास रिजल्ट आ चुका है फाइनल, दैट इज ट्वाइस ऑफ μ0/4 इंटू m/r का क्यूब, ठीक है। एक्सिस का जो डायरेक्शन है देख लो यहाँ पे, एक्सिस का जो डायरेक्शन है माने एक्सिस पे जो फील्ड बन रहा है उस फील्ड का डायरेक्शन किधर है, एम के तरफ ही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के तरफ ही है। तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा तो बी का जो वेक्टर आएगा वो एम के वेक्टर के तरफ होगा। अगर एम के वेक्टर की तरफ नहीं लिखना चाहते तो आप किधर लिख सकते हो, आर के वेक्टर की तरफ भी लिख सकते हो। एम और आर का वेक्टर दोनों का वेक्टर सेम टू सेम है, तो यहां से आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और ये फॉर्मूले को मैं साइड में लिख भी दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। एक बार जरा इसका छोटा मेथड और देखते हैं, जरा एक बार देखते हैं क्या वो वर्क करता है या नहीं करता है। हम इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाने का कोशिश करेंगे, अगर लग गया तो आपका मेथड छोटा हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्टकट में हो जाएगा, ठीक है। लेट अस ट्राई बाइनोमियल। तो यहाँ पे अपन μ0/4 लेके आते हैं, m को m ले आते हैं, अंदर वाले को इसको उठा के ऊपर भेज दो, तो r माइनस L/2 का पावर -2 हो जाएगा इधर, करेक्ट है। माइनस इधर भी भेज दो बाहर, तो r प्लस L/2 का पावर 2 हो गया, बढ़िया, -2 हो गया, सॉरी -2 हो गया। अब क्या काम करो, इसमें से और इसमें से दोनों में से r को कॉमन कर लिया, दोनों में से अगर r कॉमन किया तो जो r का पावर होता है वही पावर कॉमन बाहर आता है। तो हमारे पास b आ जाएगा μ0/4, करेक्ट है, μ0/4। आगे क्या आ जाएगा भैया, m तो आएगा ही आएगा, m तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर अपन r कॉमन कर लें तो आ जाएगा, देखते हैं, चलो m तो आ गया बाहर, हमने r कॉमन किया तो r की पावर -2 बाहर आया, -2 नीचे जाके +2 हो जाएगा, तो r स्क्वायर कर दिया, अंदर बचा क्या 1 माइनस L/2 ऑफ r, क्योंकि r यहाँ से निकाला तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 1 प्लस, सॉरी इंटू नहीं, -1 प्लस क्या आ गया, एक मिनट कुछ तो गलत हो रहा है, हाँ यहाँ पे -2 है ना, ठीक है, 1 प्लस L/2 r का पावर -2, ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास, बढ़िया, यहाँ तक सही है सब कुछ। अब क्या करें, अब हम देख रहे हैं कि जो ये L की वैल्यू है ये R से तो बहुत ही छोटी है, तो ट्वाइस R से तो और भी ज्यादा छोटी होगी, इसका मतलब ये L/2 R की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है, इस वाले केस में 1 माइनस x की पावर n, अगर x जो है दैट इज वेरी 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 लेस देन 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 माइनस nx बन जाता है, ये n अंदर आ जाता है, यही तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है। तो इसी अप्रॉक्सीमेशन के तहत अगर हम आगे बढ़े, सो वी विल हैव μ0/4 m/r का स्क्वायर, ये -2 भी अंदर आ जाएगा, -2 भी अंदर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1
माइनस माइनस प्लस 2L/2R माइनस माइनस, ये माइनस आ गया अंदर की तरफ पहले तो 1 और ये आ गया माइनस कितना ट्वाइस L, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बनेगा, ट्वाइस L/2R यहाँ पे आ गया 1 1 कट गया, 2L/2R 2L/2R मतलब 4L/2R कितना आ गया अपने पास म्यू नॉट अपॉन 4πm, ऊपर में कितना आया 4L बाई नीचे में कितना आया 2R, तो 2R नीचे आया और R का स्क्वायर मिला के बना 2R का क्यूब, 2 से 2 कट कर दो, अगेन वही आंसर आ गया ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट ml बाई 4πR का क्यूब या फिर ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4πml को मिला के लिख दिया हमने m/r का क्यूब। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, जो आपको ज़्यादा इजी तरीका लगे उस तरीके से आप निकालो। इवन दो ये निकालने वाला काम आपको बोर्ड्स में ही काम आने वाला है, बोर्ड में ही आपको ये काम आने वाला है, बिना बोर्ड का तो ये सब कोई काम का आने वाला नहीं आपको। तो एक्चुअल क्या काम आएगा इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। हाँ, जब आप एडवांस के क्वेश्चन करेंगे उस समय कैसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से लगाया जाता है फॉर्मूला, वहां पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सेकंड मेथड है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे अपन, एक्सिस पे देख लिया, अब अपन देखेंगे कहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे। चलो जल्दी से इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं। यहाँ पे एक्सियल की जगह पे मैं डाल देता हूँ परपेंडिकुलर या फिर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर अपन देखना चाहें तो क्या होगा, छोटा सा फॉर्मूला इधर बनाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये अपने पास आ गया डाइपोल, दिस इज अपना -m एंड दिस इज अपना +m। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L, ये रहा इसका सेंटर, इसी सेंटर पे मैंने डाल दिया एक लाइन। ठीक है, इसी सेंटर पे जो लाइन डाला यहाँ पे कोई पॉइंट हमने ले लिया Q, जैसा पहले हमने लिया था, करेक्ट है। अब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट और इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने एक लाइन डाला, क्यों, क्योंकि इस m+m की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा, इसी के अलोंग ऊपर की तरफ होगा। इस -m की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस लाइन के अलोंग अंदर की तरफ होगा। अगर यहाँ से इस वाले एक्सिस से इसके अगर ये एंगल बनाएगा थीटा, तो ये भी एंगल बनाएगा थीटा। अगर ये दोनों एंगल थीटा हुआ तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो आया अपने पास, ये जो आया अपने पास डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं एक बार के लिए। ये जो पॉइंट हमने लिया ये कितना डिस्टेंस पे लिया, सेंटर से r डिस्टेंस पे लिया, सेंटर से ये r डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ले रखा है। तो सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर ये लिया और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, L/2 हो जाएगा क्योंकि टोटल L है। तो ये अंडर रूट में क्या बन जाएगा अपने पास, ये डिस्टेंस r² प्लस L/4। इधर भी क्या बन जाएगा डिस्टेंस, अंडर रूट r² प्लस L²/4। अब देखो डिस्टेंस दोनों पॉइंट से सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट से सेम है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों पॉइंट से सेम होगा, इधर भी B और इधर भी B, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं इधर भी B है इधर भी B है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आएगा, जो नेट B आएगा वो दोनों के बीचों बीच आएगा। कितना होगा, अगर ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, करेक्ट है कि नहीं है। अगर ये पैरेलल है और ये Z बना रहा है, ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। यानी इस वाले B के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो B का cos थीटा इधर और B का sin थीटा इधर। तो नीचे की तरफ आया B का sin थीटा, ऊपर की तरफ आया B का cos थीटा। इस वाले B का भी देखिए जरा, इस वाले B का ऊपर की तरफ जाएगा B का sin थीटा, क्योंकि थीटा इधर नहीं है, थीटा यहाँ पे, और इधर की तरफ आएगा B का cos थीटा। यानी दो तरफ B का cos थीटा आया और ऊपर और नीचे B का sin थीटा और B का sin थीटा, तो कैंसिल हो गया। नेट क्या बच गया अपने पास, नेट बच गया B का cos थीटा, B का cos थीटा, यानी 2B का cos थीटा। बस यहीं से अपने को आंसर लिख देना है, काम बन जाएगा। जो नेट B आएगा अपने पास, नेट की जगह मैं इक्विटोरियल लिखने की कोशिश करता हूं, इक्वी, बस इतना ही। B इक्वी कितना आया, ट्वाइस ऑफ B cos का थीटा। अब एक बार हम B की वैल्यू लिख देते हैं, B की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4π, सर म्यू नॉट अपॉन 4π, ये तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद m/r² होता है, तो m तो m ही है, बाई r² कितना है, r² प्लस L²/4 का रूट का स्क्वायर किया तो खत्म हो गया, बच गया अपने पास r² प्लस L²/4। यही बच गया ना भैया, बिल्कुल यही बच गया। ये तो हमारा B। इसके बाद क्या बच रहा है, इसके बाद बच रहा है cos थीटा, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे cos थीटा लिख देता हूँ। अब ये cos थीटा की वैल्यू कैसे डालेंगे,
थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, L/2, ये बेस कितना है भैया, L/2 ही तो है। तो अपने पास आ जाएगा अगला ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 और इनटू बेस कितना रहा, L/2, L/2 इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का पावर 1/2। इस 2 से कोई 2 है क्या कहीं पे भी, हाँ यहाँ पे 2 था ना, ये 2 को कट कर दिया जाए, बढ़िया। अपने पास बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर में बच गया ml को मैंने मिला के लिख दिया कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका, ठीक है। नीचे में क्या रह गया, नीचे में रह गया इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2, 1 + 1/2 इज इक्वल टू पावर 3/2। तो अपने पास आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2। एक तो ये आपके पास आ गया, एक तो आपके पास ये वाला आ गया। ये कब है, जब आपका डाइपोल शॉर्ट नहीं है। जब शॉर्ट डाइपोल नहीं है उस केस में तो ये आएगा, जब शॉर्ट डाइपोल नहीं उस केस में तो ये आएगा। बट अगर यही आपका शॉर्ट डाइपोल हुआ, यहां पे मैं कंडीशन लगा दे रहा हूं अभी से, इफ इट इज अ शॉर्ट डाइपोल, इट इज अ शॉर्ट डाइपोल, उस कंडीशन में सब जान गए। अभी इतना बार बताया यार, अब तो आ ही गया होगा ना, 1000 बार बता चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैट में भी इतनी बार बताया भाई, इतनी बार बताया। जब शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या, डाइपोल का लेंथ जो है वो डिस्टेंस के मुकाबले बहुत छोटा है, मतलब जो L है दैट इज वेरी 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 लेस देन R। अगर L इज लेस देन R तो L/4 तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, L²/4 तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। इसका मतलब L²/4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बचेगा क्या, R² का पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास B इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m/r का क्यूब। अगेन देखो ये एक फॉर्मूला जो है आपको खूब अच्छे से याद रखना है। अब अगर खूब ध्यान से देखें, सर ये तो वही वाला फॉर्मूला है, बस उसमें 2 था इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब हम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, अरे डेफिनेटली लिख सकते हो भैया। इक्विलिब्रियम और एक्सिस पे, इक्वेटोरियल और एक्सिस पे पोजीशन पे अगर आपको दोनों में रिलेशन लिखना है, बहुत आसानी से लिख सकते हो कि बी एक्सिस जो होता है, एक्सिस दैट इज ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटोरियल। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नीट के लेवल पे शायद पूछ दे कि बी एक्सिस और बी इक्वेटोरियल के बीच का रेशियो क्या है, तो 2:1 लिख सकते हो। बी इक्वेटोरियल और बी एक्सिस के बीच का रेशियो 1:2 लिख सकते हो, कुछ भी पूछ सकता है। या कभी ऐसे दे दिया कि एक्सिस पे इतना है तो बताओ इक्वेटोरियल पे कितना होगा, या पूछ दिया कि इक्वेटोरियल पे इतना है तो बताओ एक्सिस पे कितना होगा। सिंपल करना है, फिर वहां बैठ के लगाने लगने जो लग जाओगे ना तो काम खराब हो जाएगा। लगे बैठ के लगाने तो काम खराब हो जाएगा। चलो 2 तो हमने निपटा दिया फटाफट, अब जल्दी जल्दी तीसरा निपटाते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पे भी ना हो, एक्सियल लाइन पे भी ना हो, किसी थर्ड पॉइंट, किसी थर्ड लाइन पे हो, किसी थर्ड लाइन पे हो जो कि किसी रैंडम जगह पे हो, वहां कैसे निकालेंगे वो भी निकाल के दिखाता हूं फटाफट। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे, एंड देन अपनी क्लास आज हो जाएगी क्लोज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, और उसके बाद हम शुरू करेंगे मूविंग चार्जेस। स्पीड डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि शुरुआत जब हुआ था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको 0 से बताना है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो रेगुलरली क्लास कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसके लिए चीज़ें आसान होती चली जा रही हैं। अगर आप इसी सिर्फ वीडियो पे पहुंच पाए हैं तो आप इससे पिछले वाले वीडियो में जाके आप इस पूरे सीरीज को देख सकते हैं, जिसपे अपन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पूरा सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें किसी रैंडम पॉइंट पे, मैं 3rd नंबर बोल दे रहा हूँ, किसी रैंडम पॉइंट पे या फिर जनरल पॉइंट पे, किसी रैंडम या जनरल पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से, ठीक है। लेट से अपने पास एक मैग्नेटिक डाइपोल इधर है, उधर बनाता हूँ ताकि इधर सॉल्यूशन करते बने, ठीक है ना। अपने पास कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल ये ऐसा कुछ है, करेक्ट है। तो अब मैं ये डाइपोल ऐसे नहीं बना रहा, क्योंकि बार बार ऐसे बना रहा हूँ, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ डाइपोल। दिस इज आवर डाइपोल, करेक्ट, दिस इज आवर डाइपोल। अब मैं इसके आगे ऐसे पॉइंट डाल के मैं यहाँ पे m दिखा दे रहा हूँ कि भैया m का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अगर m का डायरेक्शन ये तो -m इधर और +m इधर की तरफ है। इसके सेंटर से किसी रैंडम पॉइंट पे, इसके सेंटर से किसी रैंडम पॉइंट पे, ये रहा एक रैंडम पॉइंट, ये रैंडम पॉइंट का नाम मैं देता हूँ Q। इस पर्टिकुलर पॉइंट Q पे जिसका एंगल थीटा है और डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, r है। डिस्टेंस कितना है भैया, r है। कहाँ से डिस्टेंस है, ये m वाले से नहीं, ये m वाले से नहीं, सेंटर से डिस्टेंस। ऑलवेज टेक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो भी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को हमेशा कहाँ से आपको कंसीडर करना है, सेंटर से ही कंसीडर
करना है। वेरी गुड। चलो रैंडम पॉइंट पे जरा देखते हैं। अब क्या करें सर, अब तो ये वाला डिस्टेंस अपने को पता नहीं चल पाएगा, ये वाला डिस्टेंस पता नहीं चल पाएगा, तो करें क्या? अरे बहुत आसान है भैया, जब जब अपने पास कोई सहारा नहीं होता तब तब अपने पास क्या सहारा होता है? वेक्टर। जहां पे भी वेक्टर हो भैया उसका ट्रैक्टर चला दो, सारा काम हो जाएगा। वेक्टर का ट्रैक्टर चलेगा, सारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। जैसे ये अपने पास डाइपोल मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, इस डाइपोल मोमेंटम को अपन दो इसके सब्सिक्वेंट पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक तो तोड़ सकते हैं अलोंग दिस लाइन, और जैसे अलोंग दिस लाइन बोला तो दूसरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो मतलब इसको मैं तोड़ सकता हूं, एम अगर ये है, एम वेक्टर ये है, तो एम का कॉस थीटा आ जाएगा इस तरफ। मैं एक लाइन यहां बना देता हूं, ये बन जाएगा आपका एम का कॉस थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? एम का कॉस थीटा। अगर एम का कॉस थीटा ये है तो उस कॉस थीटा के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? एम का साइन थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एम का साइन थीटा। देखो अब अगर आप ये दो डाइपोल देखें तो क्या इन दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट ये वाला डाइपोल नहीं है? बस काम बन गया। अब ध्यान से देखो, यहां पे अपने पास दो डाइपोल हैं, दोनों डाइपोल के पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको काम करना है। अच्छा एक बात याद रखो, एक बात याद रखना, जो पिछली बार हमने पढ़ा था अभी इससे जस्ट पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया था एक इधर की तरफ था ऐसे, एक इधर की तरफ था और फाइनली आया था इधर, जबकि मोमेंटम का डायरेक्शन किधर था? सॉरी, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर था और नेट फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट था कि नहीं था? तो ये बात कहीं स्टार बना के आप लिख लो कि भैया एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूं, आप भी लिख लेना। इन एक्सियल पोजीशन द डायरेक्शन of net magnetic field is along the direction of क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये तो हो गया एक्सियल में। और अगर इक्वेटोरियल में आ गया तो क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, डायरेक्शन में नहीं होगा, उसके अपोजिट हो जाएगा। इन इक्वेटोरियल पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या? डाइपोल मोमेंट, डीएम। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बेहद आलसी हूँ लिखने के मामले में, या अगर मुझे पढ़ाना नहीं होता तो शायद मैं कभी पेन उठाता ही नहीं, कोई भी मार्कर पेन कुछ भी नहीं उठाता, क्योंकि लिखना मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ पढ़ना बहुत पसंद है, एक्सप्लेन करना बहुत पसंद है, बट लिखना हाय 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 हाय, तकलीफ दुख दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। लिख लो जल्दी से। तो इससे पता चल गया कि इक्वेटोरियल पोजीशन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सियल पोजीशन में हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। अब दो पॉइंट्स है, दो डाइपोल है, आराम से निकालो। इस वाले पॉइंट के लिए तो, इस वाले डाइपोल के लिए तो ये एक्सियल पॉइंट पे है, इस वाले डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे। अच्छा एक खास बात, दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर ही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम बढ़िया। तो इस वाले की वजह से जो होगा इधर की तरफ, मैं इसका नाम देता हूँ ना, डायरेक्शन के पैरेलल है तो मैं इसको बी पैरेलल बोल दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। पैरेलल बोलो, परपेंडिकुलर या बोलो, जो मर्जी सो बोलो यार, 1 2 भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा है, इस वाले की वजह से अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर, तो इसका जस्ट अपोजिट इधर की तरफ इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा बी परपेंडिकुलर। करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बी परपेंडिकुलर। सही है क्या? बहुत सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अब क्या करें भैया, अब क्या करें? अपने को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बताओ जरा, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दोनों परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी पैरेलल का स्क्वायर। अब बी परपेंडिकुलर बी पैरेलल भी लिखना पड़ेगा। बी परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वाला जो है, दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अभी आपने निकाला था, m बाई आर क्यूब था, लेकिन यहाँ पे m नहीं है, m की जगह पे क्या है? m साइन थीटा। क्या है? m साइन थीटा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बताओ जरा, m साइन थीटा बाई आर का क्यूब। जरा ध्यान से देखो,
इस वाले की वजह से हम इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहे हैं, उसी को परपेंडिकुलर बोला ना, तो इधर का डाइपोल मोमेंटम m थोड़ी ना, इधर का डाइपोल मोमेंटम वो m साइन थीटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया। एंड जो b पैरेलल है उसमें बस इसी का ट्वाइस करोगे, लेकिन ट्वाइस नहीं कर सकते इस बार, क्यों? क्योंकि इस बार m सेम नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई m। इस बार m परपेंडिकुलर नहीं, इस बार पैरेलल के लिए तो ये वाला m लोगे, m का कॉस थीटा, m कॉस थीटा बाई r का क्यूब। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रखो, देखो जरा क्या आता है, रख के देखो जरा भाई। b नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या क्या आया भाई, बताओ जरा क्या क्या आ रहा है, जरा बताओ। b परपेंडिकुलर b पैरेलल, तो b परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका भी स्क्वायर, और बच रहा क्या, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बढ़िया r का पावर 6। बढ़िया, या ऐसा नहीं करें, सीधा सीधा अपन एक काम करते हैं, ये होल का स्क्वायर लिख देते हैं ना, सीधा सीधा ये होल का स्क्वायर एंड प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉस थीटा बाई r क्यूब का होल स्क्वायर। जो जो कॉमन है स्क्वायर में उसको सीधा बाहर लेके आ जाता हूँ, सीधा बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m r क्यूब सबको बाहर उठा के लेके आओ, सबको बाहर उठा के लेके आओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया जरा देखो यार, इस वाले में कुछ बचा क्या, इस वाले में बच गया साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बच गया ओए होए 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 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें क्या बच गया, इसमें क्या बचा जल्दी बताओ, इसमें क्या बच गया, 2 बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 का 2 नहीं रह गया, 2 का 4 हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बढ़िया, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक निकाल लें कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भाई क्या करें हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैं बोलने वाली चीज़ को भी फिर से दोबारा लिख देता हूँ, जबकि इतना IQ आपका कम है नहीं, समझ में आपको खूब आता है, बट अभी क्या आप सामने नहीं बैठे, नहीं तो मैं पूछता तुरंत कि यार बताओ आया कि नहीं आया, कैसे नहीं आएगा, है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन साइन स्क्वायर थीटा एक तो लिख ही रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 4 को मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो वहां पे मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 और 1 मिला के 4 ही तो होता है, अब ये और ये मिलके 1 बन जाएंगे, बचेगा आपके पास फाइनल रिजल्ट, दैट इज बी नेट इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन ए भैया, भैया इतना कहाँ शेकी शेकी हो रहा, चाल शेकी शेकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, बच क्या गया रूट में 1 प्लस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास है रामबाण, ये आपके पास क्या है अचूक इलाज, किसी भी रैंडम पॉइंट पे उसके साथ साथ एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी कहीं पे भी अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके, ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले में आपको क्या डाल देना है, एंगल डाल देना है, इसी फॉर्मूले में आपको एंगल डाल देना है। यार इतनी लाइट कम क्यों है यार, ये इतना तो बढ़ा दिया आप, कितना बढ़ाएं, अब कितना बढ़ाएं, लाइट भी इतनी तगड़ी है या फिर मेरी आंख से दिख नहीं रहा है, ना मालूम कुछ भी, इतनी कम है, चलो ठीक है जो भी है, ओके ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा देखो, अगर इस फॉर्मूले को उठाया तो इससे इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, एक्सियल भी निकाल सकते हैं, मिटाऊं क्या मैं, एक बार लिख लीजिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेके, चलो बढ़िया, मैं इसी वाले फॉर्मूले से इक्वेटोरियल और एक्सियल भी निकाल के दिखाता हूँ और फिर कुछ और छोटे छोटे चीज़ें हम करके देखेंगे, ठीक है ना। अपने पास बी कहीं रैंडमली आया क्योंकि ये छोटा था और ये वाला बड़ा था, तो हमेशा बी जो आएगा इसी की तरफ आएगा। मैं मानता हूँ कि इसमें कोई एंगल फाई बना रहा है, लो थीटा नहीं मैं फाई बना देता हूँ, ये कोई एंगल फाई बना रहा है और ये आ गया अपने पास बी नेट, ठीक है, बी नेट आ गया, बी नेट आ गया भाई, बी नेट आ गया, मजा ही आ गया। चलो अब जरा देखो एक बार के लिए, अपने पास बी का फॉर्मूला आया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर का क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार थीटा इक्वल टू 0 रख दो, थीटा इक्वल टू 0 रखो, ये थीटा है क्या, थीटा क्या है, ये थीटा क्या है भाई, उस पर्टिकुलर पॉइंट का डाइपोल मोमेंटम के साथ एंगल, m और r के बीच का एंगल, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड वेक्टर r।
एम क्या है, डाइपोल मोमेंटम का डायरेक्शन, और आर क्या है, आपके पास जो क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो जरा एक बार, थीटा को 0 रखो, cos 0 1 होता है, 3 + 1 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो अपने पास क्या आ गया देखो, एक्सिस वाला आ गया कि नहीं, एक्सिस वाला आ गया कि नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m बाई आर क्यूब आ गया कि नहीं एक्सिस वाला। कोई भी एंगल रखो यार, बड़े आराम से आ जाएगा, कोई भी एंगल रखो। दूसरा वाले कंडीशन में क्या था, 90 डिग्री था, अगर थीटा 90 डाल दिया जाए, दूसरा कंडीशन थीटा इक्वल्स टू इफ पहला कंडीशन, और ये दूसरा थीटा इक्वल्स टू 90 डाल दो, जैसे थीटा 90 डिग्री डाला तो ये किस में आ जाएगा, इक्वेटोरियल में आ जाएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन में cos 90 कितना हो गया, cos 90 हो गया 0, ये पूरा 0 हो गया, √1 का 1 ही रह गया, फिर अपने पास b कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर का क्यूब। तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो, जो मर्जी सो निकाल सकते हो। ठीक है, बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आराम से आप ये सब चीज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक बार के लिए छोटे मोटे जो एंगल्स हैं ये सब पूछ लेते हैं, फिर 2-3 क्वेश्चन और करेंगे छोटा छोटा, उसके बाद अपन क्लास को थोड़ा कॉम्पैक्ट रखते हुए इसको बंद कर देंगे। ठीक है ना, एक बार के लिए थीटा निकालना अपने को पूछ दिया कि बताओ भाई ये जो फाई है ये पैरेलल के साथ कितना एंगल बनाती है, या फिर सीधा सीधा बोल दे बताओ फाई कितना है, एंगल फाई। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan फाई इज इक्वल टू tan फाई, अगर मैं देखूं तो अगर ये b परपेंडिकुलर है तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पे भी खींच सकता हूँ b परपेंडिकुलर, ये b परपेंडिकुलर, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b परपेंडिकुलर बाई b पैरेलल, बड़े आराम से निकल जाएगा, b परपेंडिकुलर बाई b पैरेलल, यही तो है, यही तो है, बहुत ही शानदार। अगर b परपेंडिकुलर बाई b पैरेलल निकालना हो तो मेरे को होगा tan फाई, b परपेंडिकुलर है कितना है भैया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत बढ़िया, m साइन थीटा बाई आर का क्यूब अपॉन b पैरेलल कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m कॉस थीटा बाई आर का क्यूब। सब कट रहा है, सबको कट कर दो, ये कट गया, ये कट गया, m आर के बाद कट गया, क्या बच गया भैया अपने पास, tan फाई बच गया, ऊपर में बचा साइन थीटा, नीचे बचा 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बन गया अपने पास tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और अगर सिर्फ फाई पूछे, ये एक तो फॉर्मूला ये बन गया, अगर सिर्फ फाई पूछ दिया तो tan को उधर भेज दो, दैट विल बी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये आपके पास एक और आ गया। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, कौन सी ईयर में मुझे याद नहीं, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि बताइए भैया किसी रैंडम पॉइंट पे आपका एक पॉइंट है जो कि थीटा एंगल बनाता है, अब आपको बताना है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे कितना एंगल बनाएगा, तो ये हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ दिया ये किसके किसके बीच का एंगल है, फाई किसके किसके बीच का एंगल है भाई, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल है, बोलो 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 जल्दी से, पैरेलल और बी नेट, इट इज द एंगल बिटवीन बी एंड बी पैरेलल। ठीक है, अगर आपको पूछ दे नहीं बी पैरेलल के साथ तो नहीं चाहिए हमको, हमको तो चाहिए किसके किसके साथ, आर वेक्टर ना 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 एम वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। अगर बोले फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर आर से नहीं चाहिए यार, वेक्टर एम यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये, और जो नेट फील्ड है एंड नेट फील्ड बी, इन दोनों के बीच में पूछ ले तो जरा देखो, एम यहाँ पे है, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, जैसे ही पैरेलली शिफ्ट किया यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, इसका मतलब इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा, फाई प्लस थीटा, तो हो जाएगा फाई प्लस थीटा। फाई की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू अपने को पता ही रहेगी, तो इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं। सो इस टॉपिक के लिए तो इतना ही काफ़ी है, इस टॉपिक के लिए तो इतना ही काफ़ी है। चलो भैया छोटा छोटा 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट, और उसके बाद देखते हैं जो कुछ भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, भाई मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चा लोग, जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस पूरे लेक्चर वीडियो में, प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। और अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी चैनल का दे दूँ,
जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस दे सकूँ, डीपीपीज वगैरह दे सकूँ, जितना मेरे से बन सके, जितना आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जितना भी मैं हेल्प कर सकूँ उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। बट आपको भी उसी तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा भैया, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तब तो काम बनेगा पूरा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया सा, डाइपोल डाइपोल खेलते हैं अपन। पहला नंबर क्वेश्चन, अब अपन एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना सीख गए। तो एक डाइपोल कुछ ऐसे है, ठीक है, एक डाइपोल कुछ इस तरीके से है, लेट से ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से ना आर डिस्टेंस पे एक और डाइपोल है जो कि कुछ ऐसे है, ठीक। अब मान के चलो कि इसका नॉर्थ इधर कर दिया, इसका साउथ इधर कर दिया, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है इसका, करेक्ट है। एंड ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों एम ही वाले हैं, नॉर्थ साउथ सब कुछ सेम टू सेम है। अगर इसका डाइपोल मोमेंट एम है तो इसका भी डाइपोल मोमेंट एम है, समझ गए ना, पोल स्ट्रेंथ भी वही है, लेंथ भी वही है, ठीक है, करेक्ट है। इसका जो सेंटर है कुछ ये है। बोला गया कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच कोई पॉइंट है Q, इस पॉइंट पे आपको निकालना है नेट फील्ड। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q पे आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, ऐसे बढ़िया से एक्सिस खींचते हैं जो इन तीनों की एक लाइन में ले लें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके डिस्टेंस कितना होगा, r/2 होगा आई थिंक, इससे भी डिस्टेंस कितना होगा, r/2। देखने में थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है, बट मान लो कि r/2। चलो इस पॉइंट को थोड़ा सा खिसका के मैं यहाँ कर देता हूँ, ताकि दोनों से r/2 डिस्टेंस लगे कि हाँ भैया यहाँ से भी r/2, यहाँ से भी r/2, ठीक है। r/2 डिस्टेंस पे अपन ने इसको रख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है भाई, इधर की तरफ है। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी, मुझे लगता है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ आएगी। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैं बोलता हूँ B1 आएगा। कितना आएगा, B1 आ जाएगा, बढ़िया। इस वाले की वजह से फील्ड किधर आएगी, इस पे, इस वाले के लिए तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना, इस वाले के लिए तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट माने ऊपर की तरफ आएगी। कितनी आ जाएगी, B2 आ जाएगी। B2 आ जाएगी क्या, बिल्कुल B2 आ जाएगी। अब बस दोनों वैल्यूज रखिए, दोनों का नेट निकाल दीजिए, दोनों का वैल्यू रखिए, दोनों का नेट निकाल दीजिए, निकाल देते हैं नेट फटाफट। तो बी नेट जो होगा, बी नेट दैट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा भैया बताओ, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। जरा बताओ B1 क्या होगा, अलोंग द लाइन एक्सिस पे μ0/4 पाई ट्वाइस ऑफ m बाई क्या आएगा, r का क्यूब। r का क्यूब है क्या, नहीं, r का क्यूब नहीं आएगा, r का क्यूब बाई r/2 का क्यूब है ना, तो r का क्यूब बाई 8 आएगा। तो मैं उसको कहाँ लिख दूँ, इस 2 को ना मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस 8 को यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा, बढ़िया। और उसके बाद, अरे यार सब गड़बड़ हो गया यार तेरी की, फिर से लिखना पड़ेगा, μ0/4 पाई ट्वाइस m बाई r। अच्छा ठीक, तो इसका क्यूब करने के बाद स्क्वायर करना था ना, ठीक, r क्यूब, वो 8 को मैं यहाँ लिख देता हूँ और टोटल का स्क्वायर, प्लस इधर वाले में μ0/4 पाई, इधर ट्वाइस m नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन में m बाई r क्यूब, और इसका भी r/2 था तो इसका भी 8 चला जाएगा ऊपर की तरफ, और इसका स्क्वायर। जो कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन को निकाल लो, बाकी जो बच रहा है उसको छोड़ दो। क्या क्या कॉमन दिख रहा है अपने को बताओ, 8 μ0/4 पाई कॉमन दिख रहा है, 8 μ0/4 पाई कॉमन दिख रहा है, करेक्ट है, 8 μ0/4। अच्छा इससे अच्छा और शॉर्टकट में कर ले क्या, चलो अच्छा अभी कर दिया तो कर देते हैं। 8 μ0/4 पाई m बाई r क्यूब कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो, 8 μ0/4 पाई m बाई r क्यूब कॉमन निकल गया, तो 8 μ0/4 पाई m बाई r क्यूब, 2 का स्क्वायर रूट में 4 प्लस यहाँ पे 8 μ0 m/4 पाई पूरा निकल गया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास आ गया 4 + 1 √5, तो 8 √5 μ0/4 पाई m बाई r का क्यूब। ये आ गया आपके पास बी नेट। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या तो ये किसकी वैल्यू है, μ0/4 पाई, ये आप जैसे मर्जी वैसे लिख लीजिए। अगर ऑप्शन में ये ना रखे तो हो सकता है ऑप्शन में दिया हो 8 √5, ये कितना है
ये अपने पास है B1 या B2 है भाई, ये अपने पास है B2, या तो इस टाइप में हो, या तो B2 मैंने B1 के टर्म में लिखना हो तो B1 के टर्म में यहाँ से 2 उठा के इधर फेंक दीजिए तो बचेगा 4, तो अपने पास बनेगा B = 4 टाइम्स ऑफ √5 B1, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हो। और ऐसा ही नहीं, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आपको पूछे आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। किसी रैंडम पॉइंट पे पूछे तो उसका डिस्टेंस ले लेना, कोई अलग अलग वैल्यू पूछे तो उसका अलग अलग वैल्यू डाल देना, मतलब प्रोसेस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। क्वेश्चंस बदल सकते हैं, सॉल्यूशन का पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, और एक लास्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं बस, और उसके बाद अपन ये वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस अपन करते चले जाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, चलो फाइंड द फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, M2 ड्यू टू M1। दो अपने पास यहाँ पे डाइपोल्स हैं। ये काम हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, एक बार नहीं, हमने बहुत बार ये काम किया भाई। हमने ये काम एक बार थोड़ी ना किया है, हमने ये काम बहुत बार किया है। कब किया है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में, सेम टू सेम वही काम, सेम टू सेम वही काम, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको नॉर्थ कर लेते हैं, इस वाले को साउथ कर लेते हैं, ठीक है। एंड फिर किधर की तरफ ले जाएं, चलो इसको साउथ कर लेते हैं, इसको अगेन नॉर्थ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, करेक्ट है। इसकी वैल्यू तो मैं m ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू तो मैं m ले लेता हूँ। एंड इस पे ना मैं नॉर्थ साउथ लिखता हूँ, और M2 लिखने के बजाय ना, M2 लिखने के बजाय मैं अभी इसको m, अच्छा चलो, फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन, ये डाइपोल का नाम ले लेता हूं मैं B ड्यू टू A, इसका नाम मैं A रख देता हूं और इसका नाम रख देता हूं मैं B, करेक्ट है। तो यहाँ पे साउथ पोल की जगह पे ना मैं, चलो साउथ ही लिखता हूँ, यहाँ पे -m लिख देता हूँ, और इस नॉर्थ पोल को नॉर्थ लिख के यहाँ पे मैं +m लिख देता हूँ, करेक्ट है। अब जरा देखिए, मैं इसके एक्सिस को एक बार के लिए मिला देता हूँ फटाफट। ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, पहले इस पॉइंट पे देखो, पहले इस पॉइंट पे देखो, इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक्सियल पोजीशन पे कितना फोर्स लगता है जरा बता दो, एक्सियल पोजीशन पे कितना फोर्स लगता है? फोर्स लगेगा इस पूरे डाइपोल की वजह से m इंटू बी, m इंटू बी, कितना लगेगा भाई फोर्स? m इंटू बी। कौन सा m तो ये वाला, और b किसका? इसका। तो मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, m इंटू बी। अब b नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग, तो मैंने इसको B1 बोल दिया, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, इस वाले पे बताओ जरा किधर लगेगा, इस वाले पे किधर लगेगा जरा बताओ, इस वाले पे, इस पूरे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से इस वाले पे फोर्स किधर लगेगा? मुझे लगता है इस वाले पे फोर्स लगेगा उधर की तरफ, कितना? m इंटू B2, m इंटू B2। अब जरा मुझे बता दो, MB1 ज्यादा बड़ा होगा या MB2? m और m तो दोनों में कॉमन है, m और m तो दोनों में कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है? B1 और B2। तो बताओ B1 बड़ा होगा या B2? मैग्नेटिक फील्ड हम दोनों ही लिख रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, जबकि इससे इसका डिस्टेंस जो है, इससे इसका जो डिस्टेंस है दैट इज कितना है भैया बताओ? इससे इसका डिस्टेंस पास है और इससे इस वाले का डिस्टेंस तो दूर है। तो बस यही समझ लो कि नेट जो अपने पास फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा, नेट फील्ड इधर की तरफ आएगा। तो कुछ लगते हैं, लगाना शुरू करते हैं। तो जो नेट फील्ड होगा, फील्ड नहीं निकालना अपने को, नेट फोर्स निकालना है। तो एफ नेट जो होगा दैट विल बी, ये वाले को मैं बोल देता हूँ F1 और ये वाले को मैं बोल देता हूँ F2। तो आई थिंक मुझे लगता है F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो F1 माइनस F2 कर दो। F1 तो लिख लो भैया, MB1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे भाई? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड? मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं दे रखा हूं आपको R, और लेंथ ले लो LL ले लो भाई, LL ही ले लो, लेंथ LL ही ले लो, इसका भी लेंथ L ले लो एंड इसका भी लेंथ L ही मान लो। तो उस केस में
इस वाले से इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा जरा बताओ, मुझे लगता है r, करेक्ट है, r माइनस एल बाई टू, तो ये होगा m, तो m लिख दिया, b के लिए लिखा मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक्सियल पोजीशन में तो ट्वाइस ऑफ m बाई r माइनस एल बाई 2 का पावर 3, करेक्ट है, ये f1 हो गया। एग्जैक्टली ऐसे f2 लिख लो, m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ m अपॉन क्या आ जाएगा इस बार r, तो r प्लस एल बाई टू, r प्लस एल बाई टू का पावर 3। बहुत बढ़िया, बस अब कॉमन लेके फॉर्मूले को सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया। कॉमन क्या क्या है, m म्यू नॉट 2m बाई 4 पाई, सब कॉमन ही है, तो मैंने क्या काम कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M स्मॉल m को हमने कर दिया कॉमन, अंदर बच गया 1 अपॉन r माइनस एल बाई टू का क्यूब माइनस 1 अपॉन, अच्छा ट्वाइस भी था ना, ट्वाइस भी ले लिया हमने, 1 अपॉन r प्लस एल बाई टू का, हाँ तो वीडियो कट गया था, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी कि माइनस 1 बाई आर प्लस एल बाई टू का पावर 3 कर दिया। अब यहाँ पे ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 और m कर दिया, यहाँ पे देखो m1 कर दिया, क्योंकि m1 इसको मान लिया क्योंकि इसका m और l लिखने की ज़्यादा जरूरत पड़ी नहीं हमको, यहाँ पे हमने m लिया l लिया तो इसको m2 कर लिया, तो कोई टेंशन की बात अपने को नहीं है, ठीक है। आगे क्या किया हमने, देखो इसमें बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ही लगा के जल्दी जल्दी इसका आंसर लाने की कोशिश करेंगे, तो जो नीचे +3 था ऊपर जाके -3 बन जाएगा, नीचे +3 था ऊपर जाके -3 बन जाएगा, बहुत आसानी से। अगेन इसमें से r और r कॉमन निकालेंगे, तो जब r कॉमन निकलेगा उस टाइम इसका पावर भी बाहर आ जाएगा, तो r की पावर -3 बाहर आ जाएगा, बनेगा r की पावर -3 और नीचे लाएंगे तो r की पावर +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखो अगला स्टेप क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m बाई आर क्यूब कर दिया ना, नीचे लाके प्लस क्यूब। अब यहाँ क्या बच गया, अब इसमें से r कॉमन गया तो यहाँ पे बचा 1, अगर इसमें से गया है तो इसमें भी गायब होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तो अगर इससे गया है तो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस एल बाई टू आर और यहाँ पे बचा 1 प्लस एल बाई टू आर, -3 को अंदर लेके आए, -3 को अंदर लेके आए, 1 कट गया, 3l बाई टू आर मिलकर बना 6l बाई टू आर। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ट्वाइस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m आर क्यूब और 2r मिलके बना 2r का पावर 4, 2r का पावर 4 और ऊपर 3 + 3 6l बन गया। 2 से 2 को कट कर दिया, m और l को मिला के हमने बना दिया m2, m और l को मिला के बना दिया m2। फाइनली हमारे पास आ गया 6 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 और ये दोनों मिलके बन गया m2 बाई क्या, r की पावर 4। उस तरीके यहाँ पे गलत हो गया, r की पावर 4। इस तरीके से आपके पास आ गया एफनेट की वैल्यू आ गई है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ाई में एकदम जोरदार तरीके से लगे रहना भैया, बहुत ही मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, तो हो सके तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए, कमेंट लिखिए अगर कुछ आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस इन सारे टॉपिक्स पे, जितने भी हमारे 4-5 लेक्चर में कवर हुए हैं, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी धमाकेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।